हेलो स्टूडेंट, न्यू लक्ष्य एकेडमिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने बहुत सीटेट मैराथन मैथ की जो क्लास है वो लगातार आपकी कंटिन्यूटी से हम लोग करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट की जो एग्ज़ाम डेट है अनाउंस हो चुकी है और एग्ज़ाम होगी ऑफलाइन। तो हम न्यू लक्ष्य एकेडमिक का यही मतलब भरोसा है सभी स्टूडेंट को कि से भाई आप लोग जो है न्यू लक्ष्य एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ पर मुहैया करवाए और प्रैक्टिस करवाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो और जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे इस कंटेंट का फ़ायदा उठाए। आज उसी तरीके से आज भी हमारा मैथ का मैराथन क्लास है और ये सीटेट के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो 2005 का जो पाठ्यक्रम शिक्षा पॉलिसी थी, ये 2005 वाली, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हर एक साल ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ऐसे 2005 वाली ये। तो ये क्या थी, आपको दे रखा है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो ये आपका इसके अंदर उच्च उद्देश्य का प्रावधान नहीं था। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, नहीं, इसके अंदर ये नहीं था। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी नहीं था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये जो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है 2005 या 2005 की जो रूपरेखा थी उसकी, मतलब कि इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया गया है कि कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो गणित की शिक्षा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे संकीर्ण उद्देश्य की थी। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे संख्यात्मक क्रियाएं, संख्यात्मक क्रियाएं, जैसे कि मापन, अनुपात, इस तरीके से भिन्न, प्रतिशत, ये सारे के सारे क्या थे, मापन वाले थे। तो इसके अंदर जो आपको 2005 के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो संख्याओं देखो, जहाँ पर भी संख्याओं और सक्रियाओं, संख्यात्मक क्रियाओं या संक्रियाओं ये वर्ड होगा, तो आप ये किसके अंदर था, संकीर्ण उद्देश्य के बारे में था। इसके अंदर संकीर्ण उद्देश्य के अंदर क्या होता है, संख्याओं और सक्रियाओं पर जोर दिया गया था 2005 के अनुसार। तो जैसे संख्यात्मक सक्रियाएं या क्रियाओं, तो क्या था आपका, मापन, अनुपात, भिन्न, प्रतिशत, ये तो संख्यात्मक संक्रियाओं क्या था आपका, ये वाला था। और ये अगर आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि संकीर्ण उद्देश्य किसने बताया था, तो आप बोलोगे जॉर्ज पोलिया ने संकीर्ण उद्देश्य के बारे में बताया था। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। क्या करने के लिए कहता है, योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। उसे एक टीचर है, उस शिक्षक ने क्या बोला है शिक्षार्थी को, यानी टीचर ने स्टूडेंट को बोला गया है कि भाई 4, 5, 6, 2 को आप ऐड करो 7 to 8 से, ठीक है। तो एक चीज़ होता है, इसको ऐड करना है तो क्या यहाँ पर 2 आएगा, 8 और 2 क्या 10 होगा, 0 का 1 आएगा। क्या ये सही है, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चों में कमी है। किस चीज़ की कमी है, योग के कौशल की कमी है, ये पूछा गया है। स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण के द्वारा योग की कौशल की, योग के सही कर्म की अवधारणा की कमी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थानीय मान की कमी है, क्योंकि स्थानीय मान कहाँ पर किस तरीके से लिखना है, कहाँ से क्या ऐड करना है, उसको इस स्टूडेंट
को नहीं पता। तो यह प्रतिक्रिया क्या होगा, दर्शाती कि बच्चों में क्या स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में बच्चों को नहीं पता, उसकी कमी है, जिसके कारण क्या कर रहा है, वो सम को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो इसका क्या होगा, स्थानीय मान की कमी के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्याओं की ओर संकेत करता है। अनुशासन की बात कर रहा है कि बहु अनुशासन की समस्या के बारे में आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। क्या हो गया है, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममितीय रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा, दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाएं। दी गई आकृति में कितनी सममितीय रेखाएं वो बताएं। लाइन यानी कि आपका रेखाएं क्या था, लाइंस। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में से एक सममितीय रेखा खींचना, ये तो नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है, बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में समसीमित रेखाओं की संख्या पहचान कीजिए। उससे आपका बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करेगा। इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये आपका और ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावटी के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइल, ये आपका साइंटिस्ट का नाम है कि भाई वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामितीय के डैश पर है। वेन हाइल के बारे में तो मैं आपको पहले बता दूंगा। जो आपका वेन हाइल है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका वेन हाइल ने बताया था कि ज्यामितीय मानसिक चित्रण के बारे में बताया था। मानसिक चित्रण स्तर पर जोर दिया था। चित्रण स्तर पर क्या दिया था, जोर दिया था। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। वेन हाइल के अकॉर्डिंग, वेन हाइल ने क्या बताया था, ज्यामितीय मानसिक चित्रण स्तर पर क्या इन्होंने क्या बताया था, ज्यामितीय मानसिक चित्रण स्तर पर बताई थी गणित के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा कि, तो यहाँ पर क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर पर नहीं होगा, अनौपचारिक निगम स्तर पर ये भी नहीं होगा, और ये आपका क्या होगा, औपचारिक निगम स्तर पर भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा है, ज्यामितीय। वेन हाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्यामितीय मानसिक चित्रण स्तर वाला क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा, यानी कि आपका ये होगा मानसिक चित्रण स्तर पर। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो लगातार एग्जाम में पूछे गए पिछले वर्ष में और इस साल भी, यानी आप जो सीटेड वाले हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हस्तप्रक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, गणितीय चिंतन एवं विचार। गणित को आप भाई स्थिर चित्र है, लिखित चित्र है, मौखिक है, हस्तपरक चित्र है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, गणितीय चित्रण एवं विचार के द्वारा, ज्यामितीय प्रमाण के द्वारा, गणित की पाठ्य चर्चा के द्वारा, गणितीय शब्द भंडार के द्वारा। तो देखो प्रमाण के द्वारा तो नहीं होगा, गणित की पाठ्य चर्चा भी द्वारा, आप किस चीज़ को देख रहे हो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा गणितीय चिंतन एवं विचार। अगर आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो, कोई चित्र को देख रहे हो, आप लिख रहे हो, मौखिक चीज़ से समझ रहे हो, लिखित भाषा को आप समझ रहे हो, तो ये सब क्या है, चिंतन। यानी आपका क्या है, चिंतन एवं विचार, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। गणितीय संबंधित तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई,
एक कर्म में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ये वाला नहीं होगा। एक कर्म में गणना, क्या एक कर्म में गणना करने से कठिनाई दूर हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गणितीय। क्योंकि हम किसकी बात करें? गणितीय की बात करें तो गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में क्या होती है? कठिनाई होती है। गणितीय निष्पादन अवरोधन में, अवरोधन का मतलब क्या होता है? रुकावट, बैरियर। तो ये आपका ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटेट पूछा हुआ क्वेश्चन है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड से किस शिक्षा, मतलब कि जियो बोर्ड जो है शिक्षा के को कैसे प्रभावी बना सकता है, किस तरीके से जियो बोर्ड में? तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे कि किरणें, रेखाएं और कोण, क्या इसमें हम कोण एंगल जियो बोर्ड से हम पता लगाते कोण वोण के बारे में? नहीं भाई, ये तो आपका नहीं होगा। फिर आपको दे रखा है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यामितीय, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषता वाला आपका आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका जियो बोर्ड है, एक बोर्ड होती है, उस पर इस तरीके से कील टाइप का लगी होती है, इस तरीके से बोर्ड होती है। उससे आप क्या कर सकते हो? किसी भी आकृति और उनकी विशेषता के बारे में आप जियो बोर्ड के द्वारा ही पता लगता है। जियो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलन करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसीलिए उसने 27 प्लस में 40 को ऐड कर दिया है। तो 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया है। तो ये क्या है? ये इस लाइन से आपको क्या पता लग रहा है? तो ये नहीं कि प्रत्यक्ष प्रतिरूपण किया गया है, पूर्ण समूहीकरण, प्रतिकारी, समृद्धि कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिकारी से हम पता लगता है कि भाई गलत किया है, सही किया, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मानसिक गणित से मानसिक गणितीय संबंधी गतिविधियों महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक संगणना संबंधित प्रतिक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। अगला, पेपर पेंसिल का उपयोग करने हेतु करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं एक्टिविटी को सीखने में निपुणता प्राप्त करता है। ये नहीं होगा। महत्वपूर्ण आपसे गणितीय मानसिक के बारे में पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कलन विधि, ये नहीं होगा, इसमें हम नहीं करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षा में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करता है। ये आपका नहीं होगा। इसका क्या होगा? ये मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि मानसिक गणित संबंधी प्रतिक्रियाओं के बारे में आपका ये है, ना कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है? श्रवण, सुनने में? नहीं भाई, वो देख रहा है, उस बच्चा देखेगा चिन्ह को, भाई घड़ी के अंदर सुई को देखेगा। प्रक्रिया स्मृति, ये भी नहीं हुआ। भाषा परिक्रमण, ये भी नहीं हुआ। इसका क्या होगा? दृश्य परिक्रमण में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, जिससे वो क्या कर पा रहा है? इन चिन्हों को सही से देख नहीं पा रहा और ना तो समझ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो आपको क्या दे रखा है? वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, ये दे रखा है। और स्क्वायर का क्या दे रखा है? परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर।
ये आपका क्या होता है पेरीमीटर। तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये पेरीमीटर बराबर क्या होता है। आप बोलोगे कि 4a बराबर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 20, यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा सीधा 5, ये आ गया। अब ये आपका क्या है इसका है, इस तरीके से ये आपका क्या वर्ग का है। फिर आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है, रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है कि जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि इसकी ब्रेथ, यानी कि जो आपके वर्ग की जो लेंथ है, ये साइड है, ये किसके बराबर है, इसके ब्रेथ, यानी कि आयत के ब्रेथ के बराबर है। साथ में इसने ये बोला गया है कि जो चौड़ाई है लंबाई की, चौड़ाई की देखो आप लंबाई ये मतलब कि ये लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, आयत की लेंथ कितनी है, चौड़ाई की ब्रेथ की कितनी है 2 गुनी है। तो 2 गुनी का मतलब कितना आ गया 10, ये आ गया। आपसे क्या पूछा गया आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है आपका L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो सीधा सीधा आप यहाँ से क्या निकाल आंसर आ जाएगा कितना 10 इंटू में 50, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। और ऐसे सवाल जरूर आते भाई सीटेट के बच्चों के लिए। ये जो इस तरीके से है पेरीमीटर यानी 2D फिगर, 2D फिगर वाले जो सवाल होते हैं, ये आपका क्या 2D फिगर, ऐसे सवाल क्या होते हैं आते ही आते हैं पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की। तो ये आपका 2005 वाला जो शिक्षा नीति थी उसमें ये नहीं था कि गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, ये वाली नहीं थी। गणित के अनुप्रयोग नहीं प्रयोग की बात की गई थी, ये हो गया। आपको दे रखा है गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका गणित के उच्च लक्ष्यों की, ये ठीक है सर, एक मिनट इसमें तो इसका राइट आंसर क्या होगा गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। ये आपको एक चित्र दिया गया है, तो इसमें देखो आयत पूछा गया, आयत। तो आयत हम कैसे निकालते, देखो एक आयत तो ऐसे होगी, ऐसे आयत, आयत का मतलब क्या होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत का मतलब क्या होता है आपका रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल, ये इस तरीके से, ये आपका ये रेक्टेंगल, फिर ये इस तरीके से देखो ये रेक्टेंगल हो गया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल, इस तरीके से आप ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये आप इसमें क्या पूछा गया कि भाई चित्र में रेक्टेंगल के बारे में आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या है उपयुक्त पर्सन जांच कर रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोध गम्यता की, शिक्षार्थी की सृजनता की, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति। तो याद करना, याद तो रटने की बात नहीं हो रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की बात नहीं है, शिक्षार्थी के समझ कि भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, समझ कितनी है, ताकि वो इसको लॉजिक तरीके से रेक्टेंगल यानी इसमें कितने रेक्टेंगल वो फाइंड कर सकता है। तो आप बोध गम्यता के बारे में शिक्षार्थी को समझ में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। नहीं, ये 3rd में ये नहीं दे रखा है कि गुणन का मतलब ये नहीं है कि 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय गुणा से गुणा कर दो तो ये गुणन हो जाएगा, नहीं होगा। ये गुणन के गुण, धर्म, क्रिया गुण और समूह गुण के बारे में ये दिया गया, ये आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको दे रखा है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को। देखो क्या है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो ये उच्च स्तर को नहीं, ना तो विश्लेषणात्मक सोच को करता है, ना तो ये करता है। आप क्या बोलोगे, सोचने के निम्न स्तर को दर्शाता है ये। क्यों? क्योंकि भिन्न की इकाई शिक्षक ने छात्रों को किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो ये आप क्या होगा, सोचने के निम्न स्तर को। अभी भिन्न आसान होता है, तो इसके इस तरीके से आप इसका क्या होगा, सोचने के निम्न स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा 4th के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है, ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है। छात्र ने उपयुक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा गया है। देखो कितना है, 336 तो बराबर होगा, और दिल्ली में कितना होगा, एक देखो अगर मुंबई में 336 है, दिल्ली में 336 होगा, साथ में 127 क्या है, ज़्यादा है। ये तो इस तरीके से बताया गया है। यानी दिल्ली में कुल कितने हो गए, इतने हो गए बस स्टॉप है। तो शिक्षक के इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है, तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि देखो उसने बिल्कुल सही किया भाई, उसने इस समस्या को समझा है, इस सॉल्यूशन को समझा है, और उसका विश्लेषण करने में भी अच्छा है, ताकि उस समस्या का हल करना उसकी योग्यता की क्या है, प्रशंसनीय है। ये सब नहीं होगा, इस तरीके से ये नहीं होगा, क्योंकि उसने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कक्षा 4th के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे केवल सदृश घड़ी पे समय पढ़ना। यानी कि समय के बारे में, समय का मतलब क्या होता है, टाइम। इसमें टाइम से रिलेटेड, यानी टाइम के लिए क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आपने सिर्फ समय देख लिया, क्या उससे हो जाएगा, नहीं भाई। तो ये केवल ओनली वर्ड तो नहीं होगा, केवल ये भी नहीं होगा, केवल ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये। क्यों? क्योंकि केवल सिर्फ आप एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हो। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, यानी अंकीय जो अंक वाले होते हैं उस पर, सदृश जिस पर आपको समय दिखता है वो देखना। आधार घंटा भी आपको पता होना चाहिए, चौथाई घंटा भी पता होना चाहिए। चौथाई घंटा, मिनट, सेकंड, सब AM PM आपकी सब मिनट सेकंड सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक टाइम का सही तरीके से आप समझा सकते हो कक्षा 4th के अकॉर्डिंग। ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ समय पढ़ना क्या केवल इसका सोल्यूशन है, नहीं भाई। इसका राइट आंसर होगा ये। आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CTET के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी, ये आपका क्या, गणित की लंबी आकृति, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने में, गणित के खेलों का सृजन करने में, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना ये नहीं है, लंबी आकृति के बारे में ये नहीं है। गणित के खेलों का सृजन, नहीं भाई, गणित का खेल का सृजन वाला 2005 की रूपरेखा में लंबी आकृति संकेत करती, ये नहीं होता, इसके अंदर नहीं दिया गया। हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करता, नहीं भाई, ये भी नहीं होता। आपका राइट आंसर क्या होगा, एक संकल्पना दूसरी संकल्पना पर बना होता है। आपको एक चीज़ पता है तो आप उससे दूसरा चीज़ फाइंड कर सकते हो, ये इसका राइट आंसर होगा। एक संकल्पना दूसरी संकल्पना बनाना, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखो आपको एक सम दिया गया 5 + में 3, ये आपका 5 है प्लस में 3 बराबर क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये करना है। 5 में से क्या जोड़ा जाए ताकि 8 आए, नहीं भाई, ये तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा उसने, तो ये बोला कि 5 + 3 बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। कोई ऐसी
दो संख्याएं बताएं जिनका योग 8 है, 5 और 3 का योग क्या होगा। ये तो पूछा ही जा रहा है, तो ये तो आपसे पूछा ही जा रहा है, तो ये आपने तो वही रिपीट कर दिया है। तो क्या होगा, कोई ऐसी संख्या दो, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई ऐसी दो संख्याएं बताएं जिनका योग क्या होगा, 8 होगा। इसका क्या होगा, राइट आंसर ये होगा। यानी कि दो संख्याएं, आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका योग क्या होगा, 8 आएगा। इसका आंसर ये है। आप कोई भी दो संख्या ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस में 3 का मतलब ये क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इसका क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपको ये दे रखा है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। देखो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को मैं आपको समझाऊंगा करना कैसे है, वो भी जल्दी। देखो 70560 में 60 और 70560 ये आपको दे रखा है। इसने क्या बोला गया, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 5 के स्थानीय, देखो 5 यहाँ से बोला है स्थानीय मान, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से 5 बोला, 5 के स्थानीय मान, तो आप 5 लिख दोगे, बराबर में क्या लिखोगे 5। और इसके बाद 5 के बाद कितने संख्या है, दो संख्या है, एक संख्या और ये दो संख्या, तो आप 2 जीरो लगा दो, सीधी बात। यहाँ पर क्या बोला है, 6 के स्थानीय मान, 6 कहाँ है, ये है, तो ये आप 6 ऐसे लिख दोगे। और इसके 6 के बाद कितना संख्या है, एक जीरो है, तो आपका ये आ गया। इन दोनों का आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक 30 और 3 जीरो, सीधा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गुणनफल 301 इंटू में 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3000311 प्राप्त हो। ये आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से क्या घटाना चाहिए कि हमें ये आंसर मिलेगा। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट। अब देखो इसको करना कैसे है। अच्छा मुझे बताओ, इसको देखो, एक तो बच्चे क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। ऐसे करना नहीं है भाई मल्टीप्लाई। देखो कैसे करना है, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से 100, ऐसे में लिख दूं 101 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस में 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या भाई आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको लिख दूं 300 प्लस में क्या लिख दूं 1, तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? हमें इसमें से क्या हमें घटाना चाहिए, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो। ये आपका क्या घटाना चाहिए, आप माइनस लगा दो, बराबर लगा दो। ये बराबर कितना है, 3000311, ये आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 1 2 3 और 2, ये 5 जीरो आ गया, ये आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करो तो कितना आ गया, 100, यह आ गया। फिर आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस में 3001, फिर प्लस में कितना आएगा 1, बराबर माइनस हमें कितना करना चाहिए, मान लो हमें माइनस नहीं पता, हमने x ले लिया, माइनस में x बराबर 3000311। ये इसका क्या, ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ये आ गया। अब देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 300, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पर देखो ये आपका 3001 है और ये है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो 31, ये आपका क्या आ जाएगा 3001। इसको प्लस कर लो तो कितना आएगा, प्लस करोगे तो कितना आएगा 31303101। इस सबको क्या कर लो, प्लस कर लो 01, माइनस में कितना आएगा 30031। इसको आप इधर ले आओगे तो इधर क्या जाएगा, x जाएगा यहाँ से। अब देखो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो घटाओगे सीधा सीधा तो 303101 माइनस में 300311 आप घटाओगे तो देखो लास्ट में आपका क्या आएगा। यानी कि आप अगर इसको घटाओगे तो देखो इसमें से इसको घटाओगे लास्ट में से, ये यानी कि एक लास्ट में तो जीरो आना चाहिए, तो भाई जीरो सब में आ रहा है, ये तो दिक्कत है। अगर ये आ गया, जीरो आ गया, फिर यहाँ पर कितना दे रखा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 11 में से 1, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से 300 में से इस तरीके से आप घटाओगे तो यहाँ से, हाँ ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 27, यानी लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे इस तरीके से अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना तो आएगा, ये आएगा 3001, और यहाँ 1 आ गया तो 1 1 क्या होगा 0,
तो वहाँ से कितना आएगा 9, तो यानी लास्ट में तक 0 तो जरूर आएगा। फिर यहाँ पर 1 है, अब 1 यहाँ पर इस तरीके से 1 है तो यहाँ पर 0 है, तो आप सीधा इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9, तो राइट आंसर क्या होगा 9। लास्ट में क्या आना चाहिए 0 9, इस तरीके से अगर इसको पूरा घटाओगे ये आपका 1 है। 3 0 3 1 0 में से माइनस करोगे 3 0 0 3 1 1, तो आपका क्या आ जाएगा 2 7 2 7 9 0। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर का मतलब ये है कि 42 जो है किस किस को डिवाइड कर सकता है, यानी 42 से कैसे कर सकता है। देखो एक क्या 42 को कर सकता है, देखो 2 भी कर सकता है 42, इसका 3 से काटोगे तो 3 से भी कट जाएगा 42, फिर किससे कट जाएगा 3 के बाद आप करोगे 6 से क्या होता है 42, फिर किससे कट जाएगा 7 से। देखो 5 से तो कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ना तो 0 आ रहा है ना इस तरीके से, 5 से ये 8 बार में जाएगा, 5 8 40, बचेगा क्या 2, तो 5 से तो ये कट नहीं सकता, तो किससे कटेगा 7 से। 7 फिर 8 से तो कटेगा नहीं, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये इसका क्या होगा फैक्टर नहीं बनेगा। तो 1 2 3 6 7, उसके बाद आपका 11 12 से भी नहीं कटेगा, 21 हो गया, 21 हो गया। इसके बाद आपका किससे कट सकता है, तो सीधा आप कर सकते हो 24 और सीधा 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 42 42। हाँ ये 1 मिनट इसका, हाँ ये आपका 7 से कटेगा, साथ में आप देखो 14 42, 14 से कटेगा और 21 से कटेगा और 42 से सीधा ये आपका फैक्टर बनेगा कितना 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो गया टाइम। अच्छा एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:8 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा एक स्टेशन पी है, एक पी से कितना जाना है आपको, क्यू तक जाना है, पी से क्यू तक जाना है, 8 से कितना 18, तो ये आपका हो गया 8 से 18। यानी अगर मैं आपसे AM, ये आपका क्या है AM, अगर मैं इसको ऐसे निकालूँ कि 8 से लेकर 18 PM तक कितना होगा 12 घंटे, यहाँ से कितना होगा 12 घंटे, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा 12 घंटे, तो ये होगा 10:28, यानी कि यहाँ से भी आपका कितना 10:28, तो यहाँ से कितना होगा 2 घंटे, यहाँ से प्लस में कितना होगा 2 घंटे प्लस में कितना होगा 10, ये आपका कितना होगा 14 घंटे 10 मिनट। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लेक्चर एकेडमिक। इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो ये आपका मैथ का मैराथन क्लास चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आप जितने भी फैकल्टी है वो सभी फैकल्टी का प्रयास ये है कि आप लोगों तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुँचे, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाएँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करके फिर लास्ट में जो लक्ष्य एकेडमी में है इस वाले क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको मैं कट करके जो अभी बोला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। ये आपको दे रखा है। देखो पिज्जा है, यानी कि क्या किया है रेनू ने पिज्जा का कितना भाग खा लिया है 1/4। भाई पिज्जा एक गोल होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लिया कि भाई पिज्जा का पूरा 1 है, ठीक है। इसमें से इस पिज़्ज़ा का 1/4 भाग किसने रेनू ने खा लिया, तो बचेगा कितना 1/4। इसमें से माइनस, तो यहाँ से आप देखो 1 है पिज़्ज़ा, 1 कंप्लीट है, इसमें से 1/4 रेनू ने खा लिया, तो बचेगा कितने बटे 3/4। ये आपका शेष हो गया, ये आपका क्या है रिमेनिंग जो बचा हुआ पिज़्ज़ा का भाग है ये है, ये आ गया।
उसके बाद पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांटना है। जो शेष रह गया, शेष जो पिज़्ज़ा रह गया उसको 12 बच्चों में क्या करना है, बराबर बांटना है। तो आप बोलोगे शेष कितना है, 3/4। अब कितने बच्चों में बांटना है, 12। कितने में, 12। तो ये 3 एकम 3 और ये कितना हो गया, 4। सीधा सीधा आंसर आएगा 1/16। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपका 5/7 की पावर 4 है, ये आपके माइनस का 3 है, ये आपका 5x माइनस का कितना है, 2 है। ये आप दे रखा है इस तरीके से। ये आपका क्या है, बराबर का साइन है भाई, बराबर का साइन, हल्का ये आ गया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि a की पावर m इंटू में a की पावर m क्या होता है, a m प्लस में n। यानी कि अगर बेस, देखो यहाँ पर ये बेस अगर सेम होती है, पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यही कंसेप्ट लगेगा। ये आ गया। देखो यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर देखो 5 ये बेस है, ये बेस है, इसकी क्या है, बेस सेम है। यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 5/7 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 प्लस माइनस का 3 बराबर कितना दे रखा है, 5 अपॉन में कितना है, 7 की पावर कितनी है, 5x माइनस का 2 ये दे रखा है। ये यहाँ से सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, ये यानी कि 4 माइनस ये यहाँ से कितना बचेगा, 1 बराबर 5x माइनस का 2 ये आ गया। इसको इधर ले आओगे तो कितना होगा, 3 बराबर 5x, तो कितना हो जाएगा 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, x। ये आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है कि a बराबर 2, b की बराबर 3 और c बराबर 0 का मान क्या होगा। तो ये है, यानी कि आपको दे रखा है कि 2a की पावर bc अपॉन में कितना है, 5b की पावर a और c ये दे रखा है। देखो a की पावर कितना है, 2, यानी a की वैल्यू कितना दे रखा है, 2, b की वैल्यू कितना दे रखा है, 3, c की वैल्यू कितना दे रखा है, 0। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, ये a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा 2 हो जाएगा, ये आ गया। c की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है, ये हो गया। यहाँ पर लेकिन 0, ये आपस में सब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ये सीधा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर दिया, यहाँ पे कितना पुट कर दिया, 3, ये 0 पुट कर दिया, तो सब क्या बन जाएगा, 0। यानी कि सीधा सीधा 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन में। यहाँ पर भी देखो b की पावर कितना, 3, 2 और यहाँ पे 0, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। यानी कि सीधा सीधा 5 की पावर 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/1, यानी दिस इज द आंसर। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x की पावर x बराबर 27 हो तो 2x का मान क्या होगा। देखो x की पावर x बराबर क्या दे रखा है, 27। मुझे 27 बनाना है, तो क्या मैं क्या ऐसा क्या करूँ, x की वैल्यू में क्या लूँ। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो x 3 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, 27। ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x की वैल्यू आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 2 की पावर x है ये आपका, यानी कि 2 की पावर 3, तो क्या आएगा, 8। दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लेक्चर एकेडमिक। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे फैकल्टी मेंबर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए। और आपके लिए सीटेट मैथ का मैराथन लगातार चल रहा है और ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप लोग देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करके आइए ताकि आप पास हो सके और आगे अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करें। थैंक यू।